Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर बस सरसरी निगाह से देख लिया जाता है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से ये बहुत अहम है। आज का विषय है एनसीईआरटी कक्षा 9 अध्याय 5 आधुनिक दुनिया में चरवाहे। और अपनी बातचीत शुरू करने से पहले हम सभी लिसनर्स से अनुरोध करना चाहेंगे कि हमें यूट्यूब पर सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दें। आपका यही साथ हमें आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट हमेशा लाते रहने की हिम्मत देता है। तो आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन घुमंतू चरवाहा समुदायों की दुनिया कैसी थी, जो मौसम की लय पर चलती थी। फिर कैसे औपनिवेशिक शासन अंग्रेजों के आने से उनकी दुनिया में एक भूचाल सा आ गया, और सबसे जरूरी, उन्होंने इस बदलाव का सामना कैसे किया। हम इसे यूपीएससी के पुराने सवालों से भी जोड़कर देखेंगे, जहां सरकारी नीतियों का समाज के कमजोर वर्गों पर क्या असर होता है, इस पर सवाल बनते हैं। तो चलिए इस कहानी के धागे खोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि चरवाहों की जिंदगी सिर्फ जानवरों को यहां से वहां ले जाना नहीं था। ये एक बेहद जटिल और सधा हुआ जीवन था, है ना, जो मौसम, भूगोल और कुदरत के गहरे ज्ञान पर टिका था। कोई मजबूरी नहीं थी। उन्हें पता था कि किस मौसम में किस ऊंचाई पर कौन सी घास मिलेगी। अच्छा। और उनका ये घूमना ही असल में पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा था। जब वो एक चरागाह से दूसरी जगह जाते थे तो पहली वाली जगह को उसे फिर से पनपने का मौका मिला। हाँ बिल्कुल, हरा भरा होने का। ये आज के सस्टेनेबल लिविंग का एक जीता जागता उदाहरण था। और हमारे स्रोत में भारत के अलग अलग कोनों से कई समुदायों के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहाड़ों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल। उनकी जिंदगी का चक्र कितना सटीक था। हाँ, सोचिए जरा, सर्दियों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती थीं, तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आ जाते थे, जहां सूखे झाड़ीदार जंगल उनके मवेशियों का पेट भरते थे। और जैसी गर्मियां शुरू होती, हाँ, अप्रैल आते आते बर्फ पिघलती तो उनका पूरा काफिला वापस पहाड़ों की ओर चल पड़ता, कश्मीर घाटी की उन हरी भरी वादियों की तरफ। इसी तरह हिमाचल के गद्दी और गढ़वाल कुमाऊं के गुज्जर चरवाहों का भी जिक्र है। वो सर्दियों में भाबर और गर्मियों में बुग्याल। ये शब्द क्या है? हाँ, ये शब्द बहुत खास है। वे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों में, पहाड़ों के ठीक नीचे का जो पथरीला इलाका होता है। और फिर गर्मियों में बुग्याल, 12,000 फीट से भी ऊपर पहाड़ों के वो मखमली घास के मैदान। वाह! ये एक लय थी, एक संगीत था जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकृति के साथ चल रहा था। चाहे पहाड़ हो या पठार, एक बात तो साफ है, इनका कैलेंडर घड़ी या तारीखों से नहीं, बल्कि धूप, बारिश और घास से चलता था। तो फिर पठारों और रेगिस्तानों में ये कैलेंडर कैसा दिखता था? वहां का चक्र पूरी तरह से मानसून पर आधारित था। जैसे महाराष्ट्र के धनगर चरवाहे, जो मुख्य रूप से भेड़े पालते थे, वो मानसून में मध्य पठार के अर्ध शुष्क इलाके में रहते थे, बाजरा उगाते थे। और जैसे ही अक्टूबर में मानसून खत्म होता और फसल कटती, वो पश्चिम की ओर कोंकण का रुख करते। और कोंकण के किसान तो उनका इंतजार करते थे, है ना? ये रिश्ता बड़ा दिलचस्प था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोंकणी किसान अपनी खरीफ की फसल काट चुके होते थे और उन्हें जमीन को रबी की फसल के लिए उपजाऊ बनाना होता था। धनगरों के मवेशी खेतों में बची हुई ठूंठ खाकर उन्हें खाद देते थे, और बदले में किसान उन्हें अनाज देते थे, चावल वगैरह। हाँ, ये एक अद्भुत सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था। इसी तरह कर्नाटका, आंध्र के गोल्ला, कुर्मा और कुरुबा और राजस्थान के रायका समुदाय, इन सभी का जीवन मानसून और सूखे के चक्र से जुड़ा था। यहीं से कहानी में एक दिलचस्प और दुखद टकराव शुरू होता है, दो अलग अलग दुनियाओं का। एक तरफ चरवाहों की दुनिया, जहां जमीन सबकी थी, एक साझा संसाधन, और दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत की दुनिया, जहां जमीन से सिर्फ पैसा, रेवेन्यू निकलना चाहिए। जब ये दो सोच टकराई तो नतीजा विनाशकारी था। बिल्कुल, और इस टकराव का पहला हथियार बने पड़ती भूमि नियम, वेस्ट लैंड रूल्स। अंग्रेजों की नजर में जो जमीन खेती के लायक नहीं थी या जिससे लगान नहीं मिलता था, वो बेकार थी।
उनके लिए ये हरे भरे चरागाह वेस्टलैंड थे। हाँ, इस कानून के तहत इन चारागाहों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें चुनिंदा लोगों को खेती करने के लिए सौंप दिया। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जिस जमीन को वो पीढ़ियों से अपना घर समझते थे, सरकार ने कानून बनाकर कह दिया कि ये बेकार है और उसे छीन लिया। ये उनके अस्तित्व पर ही सीधा हमला था। और ये तो बस शुरुआत थी। दूसरा और शायद सबसे घातक हमला हुआ वन अधिनियमों फॉरेस्ट एक्ट्स के जरिए। अच्छा हाँ, अंग्रेजों को जहाज और रेलवे के लिए लकड़ी चाहिए थी, देवदार और साल की। बिल्कुल। तो उन्होंने इन कीमती लकड़ी वाले जंगलों को आरक्षित यानी रिजर्व्ड घोषित कर दिया। इन जंगलों में चरवाहों का घुसना पूरी तरह से मना हो गया। और कुछ जंगलों को संरक्षित या प्रोटेक्टेड भी तो घोषित किया गया था। क्या वहां कुछ राहत थी? बस नाम के लिए वहां चरवाहों को चराई के कुछ अधिकार दिए तो गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर बहुत कड़ी पाबंदियां लगा दी गईं। उन्हें परमिट लेना पड़ता था। परमिट ये सुनने में तो बस एक इजाजत का कागज लगता है, पर क्या ये असल में उनके पूरे जीवन को कंट्रोल करने का एक तरीका बन गया था? यही तो इसका सबसे क्रूर पहलू था। ये सिर्फ कागज नहीं था, ये एक अदृश्य जंजीर थी। परमिट में लिखा होता था कि वे जंगल में किस तारीख को दाखिल होंगे और किस तारीख को निकलेंगे। मतलब समय भी तय था? हाँ, कितने दिन रुक सकते हैं ये भी तय था। अगर वो एक दिन भी ज्यादा रुकते तो उन पर भारी जुर्माना लगता। अब आप सोचिए, घास तो किसी सरकारी कैलेंडर के हिसाब से नहीं उगती। सही बात है। अगर घास बची भी हो तो भी उन्हें अपने भूखे जानवरों को लेकर निकलना पड़ता था। इन वन कानूनों ने चरवाहों के लिए वही काम किया जो शहर में अचानक सारे रास्ते बंद कर देने से होता है। आपकी मंजिल सामने है पर आप पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा। और इस जुल्म की इंतहा थी 1871 का आपराधिक जनजाति अधिनियम, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। यूपीएससी के नजरिए से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। लेकिन ये सोच आई कहां से? क्या सिर्फ इसलिए कि वे घूमते रहते थे, या इसके पीछे कोई गहरी प्रशासनिक वजह थी? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। अंग्रेजों के लिए शासन का मतलब था नियंत्रण, कंट्रोल। और जो लोग एक जगह टिक कर रहते हैं, गांव में रहते हैं, उन पर नजर रखना, उनसे टैक्स वसूलना आसान होता है। और ये घुमंतू लोग? ये उनकी फाइलों, उनके नक्शों और उनके कंट्रोल से बाहर थे। और जो चीज उनके काबू में नहीं थी, वो उनकी नजर में खतरनाक, अविश्वसनीय और अपराधी बन गए। तो इस कानून के तहत उन्होंने क्या किया? इस कानून ने कई दस्तकार, व्यापारी और चरवाहा समुदायों को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया। जन्म से? हाँ, उन्हें कुछ तयशुदा गांवों या बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया गया। वे बिना परमिट के बाहर नहीं जा सकते थे और पुलिस उन पर लगातार निगरानी रखती थी। ये तो उनके आत्मसम्मान और उनकी आजादी पर सबसे बड़ा हमला था। और इन सब के ऊपर उन्होंने टैक्स का बोझ भी डाल दिया। चराई कर, ग्रेजिंग टैक्स। अच्छा, मतलब अब जानवर चराने पर भी टैक्स? हाँ, जमीन पर, पानी पर, जंगल की लकड़ी पर, हर चीज पर टैक्स था। तो अब इस पर भी लगा दिया। हर जानवर का टैक्स तय था। और टैक्स वसूलने का काम वो ठेकेदारों को दिया जाता था, जिनका एक ही मकसद था ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। तो वो तो बेरहमी से वसूलते होंगे? हाँ, जितना हो सके उतना। मतलब ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपको अपनी ही गली में चलने के लिए हर कदम पर टैक्स देना पड़े। सोचकर ही रूह काम जाती है। तो इन भयानक बदलावों के सामने उन्होंने क्या किया? हार मान ली? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि हालात के हिसाब से खुद को ढाला। सबसे पहला बदलाव तो ये था कि कई लोगों ने अपने जानवरों की संख्या कम कर दी, क्योंकि अब इतने बड़े झुंड को चराने के लिए न चारागाह थे न पैसे। और कुछ ने तो नए रास्ते ही खोज निकाले। हाँ, उन्होंने नए चारागाहों की तलाश की। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राजस्थान के रायका चरवाहे। सोचिए, उनके लिए सिंधु नदी का किनारा सदियों से उनका बैंक था, जहां उनके ऊंटों को चारा मिलता था। 1947 में बंटवारे ने वो उनसे छीन लिया, क्योंकि वो इलाका पाकिस्तान में चला गया। बिल्कुल। तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि एक तरह से जुगाड़ किया, एक नया रास्ता निकाला। एकदम सही शब्द। उन्होंने भारत के बदलते नक्शे को देखा और पाया कि हरियाणा में अब नई नहरें थीं, नई फसलें थीं। उन्होंने अपनी पूरी रणनीति बदल दी और कहा, ठीक है, अब हम फसल कटने के बाद इन खेतों को अपनी भेड़ों से खाद देंगे और बदले में हमें चारा मिलेगा। वाह,
ये उनकी जबरदस्त अडेप्टेबिलिटी का सबूत है। कुछ अमीर चरवाहों ने जमीन खरीदकर खेती शुरू कर दी, जबकि कई गरीब साहूकारों से कर्ज के बोझ तले दबकर खेतीहर मजदूर बन गए। ये जो कहानी हमने भारत में देखी, अच्छी भली जमीन को बेकार घोषित करना, जंगलों को बंद कर देना, घुमंतु जीवन को अपराध बना देना, ये कोई अनोखी घटना नहीं थी। ये औपनिवेशिक सोच का एक प्लेबुक था जो दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा था। और इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण हमें अफ्रीका में मिलता है, मसाई समुदाय की कहानी में। फीका की कहानी तो शायद और भी ज्यादा दुखद है। मसाई समुदाय पूर्वी अफ्रीका के सबसे बड़े और सम्मानित पशुपालकों में से थे। औपनिवेशिक काल से पहले मसाई लैंड उत्तरी केन्या से लेकर उत्तरी तंजानिया तक फैला एक विशाल इलाका था। लेकिन 1885 में यूरोपीय ताकतों ने बर्लिन में बैठकर मेज पर एक नक्शा रखा और अफ्रीका को केक की तरह बांट लिया। और एक सीधी लकीर खींचकर मसाई लैंड के 2 टुकड़े कर दिए गए। हाँ, ब्रिटिश केन्या और जर्मन तंजानिया। मतलब उनकी जमीन, उनका देश रातों रात 2 हिस्सों में बंट गया। हाँ, और ये बंटवारा सिर्फ कागज पर नहीं हुआ। सबसे अच्छी हरी भरी पानी वाली जमीनें गोरे बसने वालों को दे दी गईं और मसाई लोगों को दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया के एक छोटे और सूखे इलाके में धकेल दिया गया। उन्होंने अपनी लगभग 60% जमीन खो दी। इतना ही नहीं, मसाई मारा और सेरेंगेटी नेशनल पार्क जैसे बड़े और मशहूर इलाकों को गेम रिजर्व बना दिया गया। गेम रिजर्व मतलब वहां जानवर तो रह सकते थे लेकिन इंसान नहीं। बिल्कुल, वहां मसाई लोगों का जाना, शिकार करना तो दूर, अपने जानवरों को चराना तक मना कर दिया गया। ये तो एक अजीब विडंबना है। जिस जमीन की देखभाल सदियों से मसाई करते आ रहे थे, उसी जमीन को बचाने के नाम पर उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया। और सोचिए, जब सूखा पड़ता होगा तब वे क्या करते होंगे? पहले तो वे कहीं और चले जाते होंगे। यही सबसे बड़ी त्रासदी थी। पहले जब किसी एक इलाके में सूखा पड़ता था तो वे अपने मवेशियों को लेकर दूसरे इलाके में चले जाते थे। ये उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। लेकिन अब सीमाएं बंद थीं। उन्हें एक छोटी सी आरक्षित जमीन में कैद कर दिया गया था। नतीजतन जब सूखा पड़ता तो उनके मवेशी लाखों की संख्या में भूख और प्यास से मरने लगते। 1930 और 1934 के सिर्फ 2 साल के सूखे में उनके आधे से ज्यादा मवेशी मारे गए। औपनिवेशिक नीतियों ने एक प्राकृतिक आपदा मतलब सूखे को एक भयानक मानव निर्मित अकाल में बदल दिया। तो इस पूरी चर्चा को समेटे तो इसका क्या मतलब निकलता है? ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है ना? ये हमें दिखाती है कि कैसे कानून और सीमाएं जो कागज पर बड़ी तार्किक लगती हैं, वो जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन को, उनकी पूरी दुनिया को तबाह कर सकती हैं। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या विकास का मतलब हमेशा पारंपरिक जीवन शैली का अंत होता है? आज दुनिया भर के पर्यावरणविद और अर्थशास्त्री ये मान रहे हैं कि इन चरवाहा समुदायों के पास प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने का जो ज्ञान है वो अमूल्य है। बिल्कुल। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि कैसे ये ऐतिहासिक नीतियां आज भी संसाधन संघर्ष मतलब रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स, पर्यावरण संरक्षण और हाशिया पर मौजूद समुदायों के अधिकारों जैसे मुद्दों में झलकती हैं। हाँ, जब हम वन अधिकार अधिनियम या डी नोटिफाइड ट्राइब्स की बात करते हैं तो उसकी जड़ें इसी इतिहास में मिलती हैं। ये सीधा जीएस पेपर 1 और 2 के सोशल जस्टिस वाले हिस्से से जुड़ता है। आज की चर्चा को समाप्त करते हुए हम एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। जब हम विकास और आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो क्या हम एक पल रुक कर ये सोचते हैं कि इस प्रक्रिया में किसकी आवाज सुनी जा रही है और किसकी अनसुनी कर दी जाती है? हमें उम्मीद है कि ये पड़ताल आपके लिए उपयोगी रही होगी। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए YouTube पर सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.